6 का जो टेस्ट संख्या द्वितीय, जिनके साथ में अपन बात करेंगे भारतीय इतिहास की। पिछली बार की तरह ही हम लोग फिर से आपके सामने उपस्थित है इस वीडियो को लेकर, जिसमें इंडियन हिस्ट्री से संबंधित हमने पहली टॉपिक आपको जो दिया गया था उस टॉपिक के मुताबिक ही हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न इस टेस्ट में पूछे गए हैं। और आपने, मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आपने आशा अनुरूप उनका आंसर देते हुए इस प्रश्न पत्र को हल करके गए हैं। तो हमारे सामने टेस्ट संख्या 9002 सॉल्यूशन क्लास इंडियन हिस्ट्री की हम लोग बात करने वाले हैं। पहले प्रश्न के रूप में या भारतीय इतिहास का जो प्रश्न दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की है ये हमें पता है कि हम लोगों ने इसका अच्छे से अध्ययन कर लिया है। ये इंग्लैंड की एक कंपनी थी, इंग्लैंड की कंपनी थी और इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की गई। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की गई। और इसका जो अधिकार पत्र था, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का जो परमिट जारी किया था वो जारी किया था 1600 ईस्वी में। उस समय इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट ने। तो याद रखेंगे हम लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आती है, प्रारंभिक नारे के तौर पे हम लोग देखते हैं कि भूभाग नहीं व्यापार चाहिए, व्यापार करने के लिए आती है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ की परिस्थितियां और अन्य व्यापारिक कंपनियों को पछाड़ते हुए 1757 की उस प्लासी की लड़ाई से भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करती है। तो इसका सही आंसर है एलिजाबेथ। इंग्लैंड की एक कंपनी है, पूर्व के देशों के साथ में 15 वर्षों का परमिट जारी किया गया व्यापार करने के लिए, और इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा की गई। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे सामने, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह है। तो हमें पता है कि भारत में यूरोप की कंपनियां जो आई थी उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और सबसे बाद में भी पुर्तगाली जाते हैं। 1498 ईस्वी का वो वर्ष वास्को डी गामा भारत की धरती पे लौट आता है और 1961 में गोवा जो है, अंतिम अधिकार गोवा पे था। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली यात्री था जिन्होंने भारत की यात्रा की, पहली यूरोपीय कंपनी के रूप में भारत आती है। तो बंगाल में इस पुर्तगालियों के द्वारा जो फैक्ट्री स्थापित की गई, वैसे गरम मसाले के व्यापार को लेकर दक्षिण भारत में जो केरल के पास एक कोचीन जगह है वहां पे उन्होंने अपना दुर्ग और फैक्ट्री स्थापित की। लेकिन हम लोग बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में इनके द्वारा जो हुगली नामक स्थान है वहां पे पुर्तगालियों के द्वारा अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई है। पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। पहले पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगालियों के बाद में दूसरे नंबर पे डच आते हैं, डच के बाद अंग्रेज और अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी। ये क्रम हमें याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। कि कलकत्ता का जो संस्थापक था या कलकत्ता की जो स्थापना की गई थी, उन 3 गांवों को मिला के गोविंदपुर, सूतानाती और कौलिकाता, इन तीनों गांवों को मिला के जो कलकत्ता बनाया गया था उसका जो संस्थापक माना जाता है वो जॉर्ज चार्नोक को कहा जाता है। याद रखेंगे हम लोग, चार्ल्स अय्यर का नाम, गेरल्ड अंगियार का नाम और विलियम डॉरिस। गेरल्ड अंगियार के नाम के बारे में हम जानते हैं कि ये बंबई का संस्थापक था। याद रखेंगे, अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां भारत में स्थापित हुई। बंबई के संस्थापक के रूप में गेरल्ड अंगियार को जाना जाता है। और पुर्तगालियों के कब्जे में कैसे आया ये हम सब लोग जानते हैं कि पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को, जो बंबई प्रेसिडेंसी के रूप में एक बड़ा शहर था अरब सागर के तट पर स्थित, उस शहर को उन्होंने पुर्तगाली राजकुमारी के साथ में ब्रिटेन के राजा की कैथरीन बेकराजा, जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, उनकी शादी चार्ल्स द्वितीय के साथ में कर दी जाती है और दहेज के रूप में बंबई है वो पुर्तगालियों के द्वारा अंग्रेजों को दिया जाता है। और बाद में चार्ल्स द्वितीय के द्वारा बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को वार्षिक 10 पौंड के किराए पर उस ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। उसकी स्थापना की जाती है, हमें याद रखना है, गेरल्ड अंगियार के द्वारा। ये याद रखना है। तो याद रखेंगे, कलकत्ता का संस्थापक जॉर्ज चार्नोक है, बंबई का संस्थापक गेरल्ड अंगियार है। तीसरी हमारी प्रेसिडेंसी मद्रास रहती है, फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक माना जाता है और मद्रास अंग्रेजों की भारत में स्थापित होने वाली पहली प्रेसिडेंसी मानी जाती है। अगले प्रश्न के रूप में, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन
गठन का मतलब हमें डेट याद रखनी है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी का गठन किया। के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? जब कंपनी की स्थापना हुई और मैं 1600 की बात करता हूं तो भारत में मुगल साम्राज्य का शासन था। याद रखेंगे, मुगल साम्राज्य स्थापित था, जिनके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि बाबर इस मुगल साम्राज्य का संस्थापक रहता है। और अंतिम शासक के रूप में हमें ये बात पता है बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनके समय भारतीय क्रांति होती है 1857 की। भारतीय क्रांतिकारियों के नेता के रूप में बहादुर शाह जफर द्वितीय रहते हैं। ये मुगलों के अंतिम शासक रहते हैं। याद रखना है, मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक का समय भारतीय इतिहास में मुगल एम्पायर के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 1600 ईस्वी में, तो इस समय यहाँ का मुगल शासक था अकबर। अकबर का शासनकाल हम लोग सब जानते हैं कि 1556 की उस पानीपत की द्वितीय लड़ाई, जिसमें अकबर के द्वारा हेमू विक्रमादित्य को पराजित करने के बाद बहराम खां के संरक्षक के रूप में इस मुगल साम्राज्य को संभाला जाता है और 1605 ईस्वी तक ये शासन करता है। तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी की हम लोग बात करते हैं और ये बात 1600 ईस्वी की है। तो उस समय कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया, तब हम लोग देखते हैं कि भारत में मुगल शासक के रूप में कौन स्थापित था। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या है? अकबर है। अगले प्रश्न की ओर सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची ए दी गई है और दूसरी तरफ सूची बी दी गई है। अब एक तरफ हम लोगों ने इस बार के जो सिलेबस में कर्नाटक युद्ध को पढ़ा। पहले ये जानकारी रखनी है कि हमें कर्नाटक युद्ध हुए किन के बीच में। कर्नाटक युद्धों की बात की जाती है तो ये टोटल 3 युद्ध होते हैं और 2 यूरोप की कंपनियां होती है। एक तरफ होते हैं अंग्रेज और दूसरी तरफ की मैं बात करता हूं तो होती है फ्रांसीसी। इन अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में लड़े गए युद्धों को ही इतिहास में इस कर्नाटक क्षेत्र को लेकर लड़ा गया था, इसलिए इन युद्धों को इतिहास में कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। 3 युद्ध लड़े जाते हैं। यदि मैं बात करता हूं सूची मिलाने की, प्रथम कर्नाटक युद्ध की अवधि हमें याद रखनी है 1746 से लेकर 1748 के बीच में होता है। दूसरा 1749 से 1754 के बीच में होता है। और तीसरे युद्ध की मैं यदि बात करता हूं तो ये 1757 से लेकर 1763 के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध रहता है। और इसके बाद में डी में है प्रथम आंगल मैसूर। एक शब्द यहाँ पे नहीं है कि मैसूर युद्ध है वो अंग्रेजों के साथ लड़े गए हैं, टोटल 4 लड़े गए हैं। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में लड़े गए हैं। अब यहाँ पे मिलान करना है। एक तरफ संधियां जो दी गई है, प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो 1746 से 48 के बीच में लड़ा जाता है। और ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार युद्ध था, ऑस्ट्रिया जो यूरोप महाद्वीप का एक देश जिसकी राजधानी वियना, मैटरनिक का नाम आपने सुना है, वहां का एक चांसलर था। वहां पे ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस आपस में लड़ रहे थे, उसी के कारण भारत में लड़ा जाता है। और उस युद्ध की समाप्ति 1748 में संपन्न होने वाली एक्स-ला-शापेल, ये फ्रांस का एक स्थान है, उस स्थान पे संधि होती है प्रथम युद्ध के बाद। याद रखेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में एक्स-ला-शापेल जो फ्रांस का एक स्थान है, उस स्थान पे संधि को संपन्न किया जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो 1763 में युद्ध खत्म होता है और ये पेरिस यानी फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस की संधि से इस तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत होता है 1763 ईस्वी में। इसके बाद में मैं बात करता हूं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात यदि की जाती है तो इसको मिलान करने की कोशिश करते हैं तो पहले में 4 आता है और इसके बाद में द्वितीय की बात हम लोग करते हैं तो दूसरे में 1 है। तृतीय कर्नाटक युद्ध हमने मिला लिया पेरिस की संधि से, यानी इसका आंसर भी रहेगा। और तीसरा जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है इसमें 3 है, यानी ये युद्ध अनिर्णायक रहता है। लेकिन साथियों इसके बाद में पांडिचेरी की संधि से इस युद्ध की समाप्ति होती है। 3 कर्नाटक युद्धों को याद रखना है, तीनों की संधियों को याद रखना है, तीनों के वर्षों को याद रखना है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच की लड़ी गई लड़ाई जो कर्नाटक, मैसूर, विजयनगर, हम्पी जिसको कहा जाता है, उसके लिए लड़ी जाती है। पहले युद्ध के लिए एक्स-ला-शापेल की संधि, दूसरे के बाद में पांडिचेरी की संधि और तीसरे के बाद में पेरिस की संधि होती है। और चौथा ऑप्शन है अपना प्रथम आंगल मैसूर युद्ध
जिसके लिए ये ऑप्शन आ रहा है, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की हार हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की हम लोग बात करते हैं तो 1767 और 1769 के बीच में लड़े जाता है। उस समय बंगाल के गवर्नर के रूप में वरिलश था और इधर से मैसूर के शासक के रूप में हैदर अली के रूप में रहता है। एक त्रिगुट बनता है अंग्रेज, निजाम और मराठा, लेकिन हैदर अली के द्वारा सूझबूझ के साथ में निजाम को प्रदेश देते हुए और निजाम को प्रदेश देने के बाद मराठाओं को 35 लाख रुपए की जो नकद राशि की जो संधि की जाती है, लेकिन 18 लाख रुपए वो नकद देने के बाद में बाकी का क्षेत्र है वो कोलार का क्षेत्र दिया जाता है और उस त्रिगुट को तोड़कर निजाम और मराठाओं को हैदर अली के साथ में ले लिया जाता है और हैदर अली मिलके अंग्रेजों को प्रथम युद्ध में पराजित करता है। और प्रथम युद्ध के बाद जो संधि होती है उसको मद्रास की संधि कहते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि से 1769 ईस्वी में होती है। तो याद रखना है कि 4 जो हमने युद्ध पढ़ लिए हैं उनमें से 3 कर्नाटक युद्ध हैं जो अच्छे से पता होना चाहिए कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़े गए, कर्नाटक क्षेत्र को लेकर लड़े गए, इसलिए कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। कर्नाटक को मैसूर कहते हैं, विजयनगर कहते हैं, हम्पी कहते हैं। 3 युद्धों के बाद 3 संधियां, पहले में एक्सप्लेस-सापेल की संधि, दूसरे में पांडिचेरी, तीसरे में पेरिस। तो इस तरह से इनको मिलाने के बाद इसका सही आंसर जो हमारे सामने सटीक बैठता है वो है आंसर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोची जो केरल में स्थित है, भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ये बात बिल्कुल सही है। इसमें सही पूछा है कि 3 वाक्य इसमें गलत होंगे और हमें केवल एक वाक्य को ही पहचानना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कोची प्रारंभिक तौर पे हम लोग बात करते हैं तो पुर्तगालियों का प्रमुख उपनिवेश था। पुर्तगालियों के द्वारा वहां पे फैक्ट्री स्थापित की जाती है, वहां पे दुर्ग को स्थापित किया जाता है, लेकिन पुर्तगालियों के जाने के बाद कोची है वो डचों के उपनिवेश बन गया 1947 तक। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, ऐसा हमने नहीं पढ़ा है कि डचों के द्वारा इनको पराजित किया गया, क्योंकि बेदरा का युद्ध जो 1759 ईस्वी में लड़ा जाता है, अंग्रेज डचों को भारत से फाइनली अंतिम रूप से बाहर करते हैं और 1760 में वाड़ीवास के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों को पराजित कर भारत से बाहर किया जाता है। तो ये अपने आप गलत है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम कोचीन में नहीं है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। 1700 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा विलियम तृतीय की याद में बनाया गया एक किला था, जहां से अंग्रेजों ने अपने प्रमुख राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया था। तो दूसरा गलत हो गया। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश नहीं, पहले ये पुर्तगालियों का उपनिवेश था, क्योंकि पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में अपनी प्रथम जो फैक्ट्री स्थापित की थी, प्रथम व्यापारी कोठी को स्थापित किया था, वो कोचीन में किया था। बाद में पुर्तगालियों का अधिकार, तो ये वैसे गलत हो गया, पहले पुर्तगालियों का है। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। बिल्कुल ये भी बात गलत है कि कोचीन भी ब्रिटेन के अधिकार में रहा, क्योंकि कंपनी ने अपना बहुत ज्यादा विस्तृत क्षेत्र बढ़ा लिया। तीनों कथन गलत है, पहला कथन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक? हमें बताया कि ब्रिटिश कंपनी की स्थापना राजनीतिक सत्ता के रूप में 1757 के युद्ध में, और 1757 का युद्ध लड़ा जाता है जिसको हम इतिहास में प्लासी का युद्ध कहते हैं। और प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। वहां पे ये युद्ध लड़ा जाता है। एक तरफ से हम लोग देखते हैं बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, एक तरफ से देखा जाता है कि बंगाल का नवाब कौन रहेगा? सिराजुद्दौला रहेगा। और अंग्रेजों की सेना का जो नेतृत्व किया जाता है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया जाता है। इस प्लासी के युद्ध से ही हमें याद रखना है कि भारत में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 से लेकर 1757 तक केवल व्यापार करती रही, लेकिन यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने इस युद्ध को जीतने के बाद अपनी राजनीतिक सत्ता की शुरुआत की जाती है। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक के समान फ्रांसिस अंग्रेजों के लिए है रॉबर्ट क्लाइव, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर के रूप में भी नियुक्त होता है। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है कि डचों के द्वारा जो भारत में कारखाने स्थापित किए जाते हैं उनमें से सबसे पहले डचों की प्रथम फैक्ट्री की यदि मैं बात करता हूं कि उनके द्वारा प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री या व्यापारिक कोठी कब स्थापित की गई, तो याद रखेंगे 1605 ईस्वी में वो स्थान रहता है हमारा मछलीपट्टनम। आंध्र प्रदेश का एक स्थान रहेगा मछलीपट्टनम, जहां पे डचों के द्वारा एक एक फैक्ट्रियां सभी की हमें याद रख लेनी है। कोचीन में पुर्तगालियों की है,
डचों की प्रथम हम लोग याद मछलीपट्टनम रहेंगे। अंग्रेजों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री देखी जाती सूरत है, लेकिन वैधानिक तौर पे हम लोग देखते हैं तो मछलीपट्टनम मानी जाती है। और फ्रांसीसियों ने भी 1668 में अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। तो यहाँ पे सिंधुरा में स्थापित की जाती है डचों के द्वारा। 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल का एक क्षेत्र है चिंदशुरा, जहां पे 1653 ईस्वी में डचों के द्वारा इस फैक्ट्री को स्थापित किया जाता है। अगले प्रश्न के रूप में मद्रास की स्थापना किसने की? अच्छा प्रश्न है। मैंने पहले के प्रश्न में इसका जिक्र किया था आपके सामने कि मद्रास की जो स्थापना की जाती है यह अंग्रेजों की प्रथम प्रेसिडेंसी के रूप में स्थापित था। प्रथम प्रेसिडेंसी के रूप में स्थापित था, याद रखेंगे। स्थापित किया जाता है फ्रांसिस डे के द्वारा। अच्छा प्रश्न है। 1639 में इस पे अधिकार कर लिया जाता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण भी मद्रास में किया जाता है फ्रांसिस डे के द्वारा। तो याद रखेंगे 3 प्रेसिडेंसियां, तीनों के संस्थापक बंबई का गेराल्ड अंगियार रहेगा, कलकत्ता का जॉब चार्नक रहेगा और मद्रास का रहेगा आपका फ्रांसिस डे, जो प्रथम प्रेसिडेंट थी। यहाँ पे अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया। यह अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला पहला प्रेसिडेंसी के रूप में स्थापित हुआ। जॉब चार्नक रहेगा आपका कलकत्ता का स्थापित रहेगा, याद रखेंगे। क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर है, गवर्नर जनरल नहीं है, बंगाल का पहला गवर्नर माना जाता है क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक जिन्होंने। और कॉलबर्ट ने आपको बताया कि फ्रांसीसी कंपनी जो 1664 ईस्वी में स्थापित होती है, इन्हीं के नेतृत्व में 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। तो चारों ऑप्शन के हमें अलग अलग सॉल्यूशन हमारे सामने हैं कि फ्रांसिस डे प्रथम प्रेसिडेंसी मद्रास का संस्थापक है, जॉब चार्नक हमें पता है कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है, क्लाइव प्लासी के युद्ध को जीतकर भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता को स्थापित करता है, और कॉलबर्ट जिनकी सहायता से फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री को स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए या व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की? तो हमें याद रखना है नागपट्टनम था, सिंधुरा था, मछलीपट्टनम पहला है, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी क्षेत्रों पर इनके द्वारा अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की जाती है। इस बात को याद रखना है। अगले प्रश्न के रूप में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अच्छे से पढ़िएगा, कई बार हमारी ऐसी परीक्षा में गलती होती है, हमें नहीं दिखता भी नहीं है। अंडरलाइन करना है जब भी आप पेपर सॉल्यूशन करते हैं, तो ऐसे शब्दों को असत्य है, नहीं है, तो उनको अंडरलाइन या गोला लगा दीजिए। सुमेलित नहीं है मतलब इसमें 3 मैच करेंगे, 1 मैच नहीं करेगा। मैं पहले बता चुका हूं कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 1746 से 48 के बीच में हो गए। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 के बीच में हो गए। कर्नाटक का ये 56 कहें या 57 भी है, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध है। कुछ जगह आपको 56 भी मिलेगा, लेकिन हम 7 वर्ष की तुलना करते हैं तो 57 साथ में आता है। 57, 58, 59, 60, 4 ये हो गए, वो 3 हो गए, क्योंकि इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। तो ये गलत नहीं मानना इसको। आपको कुछ जगह कुछ बुक्स में रेफरेंस की जो बुक है 56 भी लिखा है और 57 भी लिखा है, इसलिए ये भी सही है। पेरिस की संधि हमें पता है इस युद्ध के बाद हुई। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद पेरिस की संधि को किया जाता है। ये 1765 में ना होके 1763 में होती है, 1763 में होती है। याद रखेंगे अच्छे से, संधियां याद रखनी है, वर्ष याद रखना है और किन के बीच की लड़ाई लड़ी गई है। द्वितीय पुर्तगाली व्यापारिक अभियान का नेता कौन था? पहला वास्को डी गामा है। द्वितीय ये पहला पुर्तगाली यात्री है, प्रथम पुर्तगाली यात्री के रूप में भारत की यात्रा करता है कालीकट बंदरगाह 1498 केरल। इसके बाद में अल्ब्रेस कैब्रॉल ये दूसरा व्यक्ति है, दूसरा पुर्तगाली यात्रा करता है, भारत की यात्री के रूप में भारत आता है। अल्ब्रेस कैब्रॉल का नाम याद रखना है वास्को डी गामा के बाद। जो दूसरा, क्योंकि पहला बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, नए ट्रेंड के रूप में, बदलते परिदृश्य के रूप में द्वितीय तृतीय को पूछा जाता है, तो अल्ब्रेस कैब्रॉल का नाम याद रखेंगे हम लोग। पुर्तगालियों ने कब क्रमशः गोवा हमने पढ़ लिया 1510 ईस्वी में, हार्मुज 1622 ईस्वी में, ऐसा ऑप्शन देख लीजिए 1510 और 1622 ईस्वी इसका सही आंसर रहेगा।
हरमुज को खो दिया और गोवा को प्राप्त कर लिया। अच्छा कॉम्बिनेशन वाला प्रश्न है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त जॉइंट कैपिटल कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? कई लोगों ने मिलकर प्रारंभ की है। वो रहेगी आपकी डच कंपनी, जो संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में जानी जाती है। तो इसी के साथ में आज का हमारा जो सॉल्यूशन था वो पूरा हुआ इंडियन हिस्ट्री का। पिछले टेस्ट के मुताबिक हमने जो टॉपिक आप लोगों को दिए थे उनके मुताबिक काफी ठीक ठाक वाले प्रश्न थे, ज्यादा हार्डनेस ना नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि प्रश्नों की प्रकृति दिनों दिन बदलती जा रही है। और आप लोगों ने किस तरह से किया, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। फिर से आप सभी अपने लिए अपने टारगेट पे फोकस करें। जो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है, उनको अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए टेस्ट के लिए तैयार रहना। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले टेस्ट सॉल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू सो मच।